Hi, this is Ajay Anand and welcome to history classes from excelup.com। इस लेसन में आप भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। आप महात्मा गांधी और सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आप असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। भारत के विभिन्न तबके के लोगों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था उसके बारे में पढ़ेंगे और आज़ादी के आंदोलन में दलितों और मुसलमानों की कैसी भागीदारी रही इसके बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के आने से पहले तक भारत में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी वो राष्ट्रव्यापी नहीं थी, लेकिन उस दौरान कुछ कारण थे जिनके कारण यह आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। ये कारण थे प्रथम विश्व युद्ध का असर, नए नेता का आगमन और आंदोलन का नया तरीका। पहले विश्व युद्ध में भारत सीधे रूप से शामिल नहीं था, लेकिन चूंकि इंग्लैंड इस विश्व युद्ध में शामिल था तो इसलिए उसका असर कहीं न कहीं भारत पर पड़ना लाजिमी था। युद्ध लड़ने के लिए इंग्लैंड ने कर्जे ले रखे थे, तो उसे इस कर्जे को चुकता भी करना था, जिसके लिए राजस्व की जरूरत थी। इंग्लैंड ने भारत में टैक्स बढ़ा दिए, इनकम टैक्स लागू कर दिया, जिससे लोगों पर बोझ ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा विश्व युद्ध में लड़ने के लिए इंग्लैंड की सेना में बहाली के लिए गांव से लोगों को जबरदस्ती ले जाया गया, जिसके कारण लोग काफ़ी नाराज थे। उसी समय भारत में एक नए नेता का आगमन हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी, जो यहां पर 1915 में आए थे। इसके पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया था और अपने अनूठे तरीके के कारण उनका आंदोलन काफ़ी सफल रहा और महात्मा गांधी काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। तो यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नया आयाम दिया, इसको बिल्कुल अलग तरह से मोड़ दिया। गांधी जी ने आंदोलन का एक नया तरीका भी अपनाया था, जिसके कारण वो काफ़ी सफल हुए और इस तरीके को कहते थे सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब हुआ कि सत्य के साथ आग्रह करना, हिंसा नहीं करना। इसी समय 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो कि यहाँ की अंग्रेजी हुकूमत को असीम शक्ति दे रहा था। बिना ट्रायल के किसी को भी 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था इस कानून के अंतर्गत, और पर्पस ये था कि भारत में राजनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में अपना आंदोलन शुरू किया। 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन शुरू हुआ। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पुलिस ने लोगों पर गोली चला दी और इससे लोगों में बहुत विरोध बढ़ गया और अमृतसर में हंगामा होने लगा। तो यहाँ की प्रशासन ने अमृतसर की कमान जनरल डायर के हाथों में दे दी। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है, बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, भजन कीर्तन गीत वगैरह गाने के लिए छुट्टियां मना रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को के रास्तों को घेर लिया और वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सिर्फ
एक रास्ता था जिस पर जनरल डायल की पुलिस खड़ी थी, वह भी बड़ा संकरा रास्ता था। जब उधर से लोग भागने की कोशिश करते थे वहाँ भी गोली लग जाती थी। और इस गोली कांड में सैकड़ों लोग मारे गए, कई घायल हुए, और इससे लोगों में गुस्सा बहुत बढ़ गया। पूरा जलियांवाला और आसपास के इलाकों में हिंसा फैल गई। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, तो इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार हुई थी और ऑटोमन शासक पर कड़े संधि समझौते किए गए थे। मतलब जो संधि समझौता हुआ था उसकी शर्तें करी थी, ऐसी अफवाह फैल रही थी। तो दुनिया के जो बाकी हिस्सों के मुसलमान थे उनको लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि ऑटोमन शासक जो था वह इस्लाम में खलीफा भी हुआ करता था। तो बम्बई में दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी, और इसका पर्पस था कि तुर्की के खिलाफ जो समझौते हुए थे उनका विरोध करना, उसके खिलाफ आंदोलन करना। और ये लोग चाहते थे कि गांधी जी इस काम में उनकी सहायता करें। अब इसके पहले जो आंदोलन हुआ था वह मुख्यतया शहरों तक सीमित रहा था, और गांधी जी को लगता था कि अगर समाज के एक बड़े वर्ग की भागीदारी चाहिए, खासकर मुसलमानों की, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और यह उनके लिए मौका था कि मुसलमानों को भी अपने साथ लाएं। 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जहां पर एक प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों करेगी। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन 1921 की जनवरी में शुरू हुआ, और इसके मुख्य मुद्दे थे कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दी गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों को तोड़फोड़ किया गया, और यदि अंग्रेज सरकार नहीं मानती है तो फिर चेतावनी दी गई कि बाद में संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। मतलब बिल्कुल कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। आंदोलन के विभिन्न रूप। शहरों में मध्यम वर्ग की अच्छी खासी भागीदारी इस आंदोलन में हुई, और मद्रास छोड़कर अधिकांश राज्यों में काउंसिल चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास की एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उनको लगता था कि यह अच्छा मौका है कि जब चुनावों के जरिए दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, क्योंकि बाकी काउंसिलों में ब्राह्मणों का दबदबा था। तो इसलिए मद्रास में उन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। लेकिन इस आंदोलन का असर इतना हुआ, यहाँ पर विदेशी सामान की मांग इतनी घट गई कि 1921 से 1922 के बीच में आयात 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए हो गया, मतलब आधा हो गया। गांवों में भी आंदोलन हुए, किसानों ने आंदोलन किया। जैसे एक उदाहरण है अवध के बाबा रामचंद्र का। बाबा रामचंद्र कभी फिजी में गिरबिटिया मजदूर के तौर पर काम किया करते थे और बाद में यहां अवध में वापस आ गए थे। इन्होंने किसानों के आंदोलन की कमान संभाली हुई थी। इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने गांव का भ्रमण शुरू किया था ताकि किसानों की समस्याओं को समझ सकें और किसानों को अपने मंच पर ला सकें। तो बाबा रामचंद्र के सहयोग से धीरे धीरे नेहरू ने किसानों को कांग्रेस के खेमे में लाना शुरू किया। काफी हद तक वे सफल हुए। आदिवासी किसानों की समस्याएं अलग थी। जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जो नए कानून बनाए थे जंगल के, उसमें आदिवासियों को जंगल के कई सामान लेने से मना कर दिया गया। जैसे वो जड़ी बूटी नहीं ले पाते थे, जलावन नहीं ले पाते थे, अपने मवेशियों को जंगल में नहीं ले जा सकते चराने के लिए। तो एक तरह से उनकी आजीविका पर समस्या उत्पन्न होने लगी थी। तो यह मौका था जब आदिवासी किसानों ने जंगल के कानूनों का विरोध करना शुरू किया। कई जगह विद्रोह हिंसक भी हुए। आदिवासियों ने कई जगह गुरिल्ला युद्ध भी लड़ा।
बागानों के मजदूरों को, जो चाय बागान थे आसाम के, उनको बिना अनुमति के बागान छोड़ने की मनाही थी। अब ये एक आंदोलन था जिसमें मौका था कि वे रूल तोड़ करके बागान से अपने घर जा सकें, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि जब वो बागान से निकले तो उसमें रेलवे की हड़ताल हो गई। तो कहीं प्लेटफॉर्म पर फंसे हुए थे, वहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया, जा नहीं सकते थे आगे, तो पुलिस ने उनकी काफ़ी पिटाई कर दी। लेकिन बाद में धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ता गया। उसके कई कारण थे। जैसे विदेशी सामान के बहिष्कार की बात करें तो बदले में गांधी जी ने कहा था खादी का इस्तेमाल करने के लिए। मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों की तुलना में खादी महंगी होती थी और खादी का मेंटेनेंस भी महंगा होता था। खादी को ठीक से धोना होता था, रोज़ इस्त्री करनी होती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए धीरे धीरे लोग फिर से मशीनों में बनी मिलों में बने कपड़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करें, अन्य संस्थानों का बहिष्कार करें, तो उस दौरान भारतीय संस्थानों को कोई विकास नहीं हुआ था। ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि जहां छात्र जाके पढ़ सकें या और बाकी काम हो सकें। तो इसलिए अब जिनको पढ़ाई करनी है उनको दोबारा स्कूल में या कॉलेजों में जाना पड़ गया। तो इन सब कारणों से आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और इस तरह से 1921 का अंत आते आते आंदोलन हिंसक होने लगा। फिर 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके तहत राज्य के काउंसिलों का गठन होने लगा था। कांग्रेस के नेता भी थकने लगे थे इस आंदोलन से और वे चाहते थे कि काउंसिलों के चुनाव में भाग लें ताकि सिस्टम का हिस्सा बन करके अपनी बात मनवाई जाए। इसी समय जो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन, उसका भी असर आ ही रहा था हिंदुस्तान पर। तो काफ़ी समस्याएं हो रही थी और हिंसा से के कारण भी, आंदोलन के ठंडे पड़ने के कारण भी फाइनली गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1928 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। यह कमीशन इसलिए बनाया गया था ताकि भारत की संवैधानिक व्यवस्था का आकलन किया जाए और भारत के भविष्य की रूपरेखा तय की जाए। लेकिन इस कमीशन में जितने भी सदस्य थे सारे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था और इस वजह से भारत के लोग उसका विरोध कर रहे थे। जब जॉन साइमन हिंदुस्तान आए तो उनका काफ़ी विरोध हुआ। लोगों ने नारे लगाए, साइमन गो बैक करके। 1929 के अक्टूबर में लॉर्ड इरविन, जो उस समय यहाँ के वाइस रॉय थे, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की। अब कांग्रेस के नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे और गरम दल के नेता डोमिनियन स्टेटस के विरोध में थे। तो इनका अपना समस्या था। बहरहाल 1929 की दिसंबर में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें नेहरू ने अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। लेकिन इस आंदोलन को जनता का दबा दबा ही समर्थन मिला, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो बाद में कांग्रेस के नेताओं ने सब कुछ गांधी जी पर छोड़ दिया और उनसे आग्रह किया कि वे इस आंदोलन को आगे ले जाएं और कुछ ऐसा करें कि पूरे भारत के लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय मतलब रिक्वेस्ट के साथ, अवज्ञा मतलब रूल को डिसोबे करना। दांडी मार्च के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ। दांडी मार्च नमक का कानून को तोड़ने के लिए निकाला गया था। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखी जिसमें कई डिमांड रखे गए थे। उसमें एक मांग यह भी थी कि नमक पर से टैक्स हटा लिया जाए, नहीं तो वे आंदोलन करेंगे और नमक का कानून तोड़ेंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि नमक जैसी छोटी चीज़ के मुद्दे को उठा करके गांधी जी ने गलती की है। अंग्रेज़ों ने भी जब सुना तो उन लोगों ने गांधी जी का मजाक उड़ाया। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी गांधी जी का मजाक उड़ाया। लेकिन गांधी जी को लगता था
कि नमक ऐसी चीज़ है जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है, हर इंसान नमक का इस्तेमाल करता है। जो व्यवसायी है वो अगर नमक का टैक्स कम होगा तो उसको फ़ायदा होगा, उसको नमक का व्यवसाय ना भी करता तो बाकी किसी चीज़ का टैक्स हो सकता कम होने की उम्मीद जगेगी, इसलिए वह समर्थन करेगा। जो छोटे स्केल पर नमक का उत्पादन करते थे उनको फ़ायदा होने वाला था, जो दुकानदार थे नमक बेचते थे उनको फ़ायदा होने वाला था। तो गांधी जी को लगता था कि यह मुद्दा हर किसी को छुएगा और इसलिए यह सही है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उनके साथ 78 अनुयायी थे और वे सारे लोग 24 दिनों तक चलते रहे। चल करके 240 मील का सफ़र तय किया और साबरमती से दांडी पहुँचे, जहाँ पर समंदर के किनारे गांधी जी ने एक मुट्ठी हाथ में नमक उठाकर सिंबॉलिक तरीके से नमक के कानून को तोड़ा। और उसके बाद यह हवा पूरे देश में फैल गई। जहाँ जहाँ लोग थे सब लोग मौका मिलता था नमक बनाते थे और नमक का टैक्स नहीं देंगे ये करते थे। जो सरकारी फैक्ट्रियाँ थी नमक बनाने की, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुआ और इसका अंग्रेजी शासन ने बड़ा ही दमनकारी इसकी प्रतिक्रिया की। अधिकतर नेताओं की गिरफ्तारी की गई, लोगों पर लाठियां बरसाई गई, कहीं कहीं फायरिंग भी हुई, बच्चों और महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया। कुल मिलाकर उनका रवैया बड़ा क्रूर था। और इस आंदोलन के लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ क्योंकि भारत के लगभग हर व्यक्ति ने इसको समर्थन दिया। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन के लिए राजी हो गए और अंग्रेजी सरकार ने सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा करने का निर्णय ले लिया। गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, लेकिन वहाँ वार्ता विफल हुई और गांधी जी वहाँ से खाली हाथ लौट पड़े। जब यहाँ लौटे तो उन्होंने देखा यहाँ स्थिति बिल्कुल पलट चुकी थी। कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। और इस तरह से 1934 आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन ठंडा पड़ गया था। आंदोलन के विभिन्न मतलब, अलग अलग लोगों के लिए आंदोलन के अलग मतलब थे। अब जैसे किसान के लिए आंदोलन का मतलब होता था कि लगान से मुक्ति, जो भी लगान से जितना छूट दिलवा सके किसान के लिए वही अच्छा था। लेकिन किसान हमेशा से कांग्रेस को देखते थे कि वह ऐसी पार्टी है जो जमींदारों के पक्ष में बात करती है, तो इसलिए किसान कांग्रेस से कट के ही रहते थे। उसी समय समाजवाद का भी प्रभाव पड़ रहा था यहाँ पर और कम्युनिस्टों ने किसान का आंदोलन शुरू किया था। इसमें किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। व्यवसायियों को ऐसी नीतियाँ चाहिए थी जो कि ब्रिटेन से आने वाले आयात को कम कर सके ताकि यहाँ का व्यवसाय बढ़ सके। तो इसके लिए उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बनाया था 1928 में। लेकिन व्यवसायी कांग्रेस के युवा नेताओं में समाजवाद की बढ़ती हुई भावना से बड़े चिंतित थे, क्योंकि उससे अशांति फैलने का डर था और जिससे व्यवसाय पर असर पड़ता। तो व्यवसायियों का बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा था। औद्योगिक मजदूर यानी जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, उनको लगता था कि कांग्रेस उद्योगपतियों के ज़्यादा नज़दीक है और इसलिए वो भी कांग्रेस से कटे कटे रहते थे। महिलाओं ने इस आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन कांग्रेस महिलाओं को जिम्मेदारी के पद देने से कतराती थी। वो सिर्फ प्रतीकात्मक ढंग से दिखाती थी कि चलिए हम महिलाओं के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। दलित लोग कांग्रेस को एक सवर्णों की पार्टी के रूप में देखते थे, लेकिन महात्मा गांधी छुआछूत के खिलाफ थे। उनका कहना था कि जब तक छुआछूत का अंत नहीं होगा तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता। 1930 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन बनाया था और जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग चुनावी प्रक्रिया की मांग रखी थी, जिस मांग को मान भी लिया गया था।
लेकिन गांधी जी ने उसके खिलाफ अनशन किया और फिर सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। उससे अंबेडकर मान गए कि अलग चुनावी प्रक्रिया नहीं लेंगे, बल्कि दलितों के लिए रिजर्व सीट के लिए मान गए। मुसलमानों को लगता था कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्रवादी समूहों से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मुसलमान भी कटके रहना चाहते थे। उसी समय मुस्लिम लीग और जिन्ना का प्रभाव भी बढ़ रहा था, तो ज़्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग के पक्ष में होते थे। तो ये उदाहरण यह दिखाते हैं कि भारत विभिन्न सामाजिक समूहों में, राजनीतिक समूहों में बटा हुआ था, और जिसमें शायद कांग्रेस सबसे आगे चल रही थी, और सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी हर समूह की। लेकिन हर विचारधारा का मकसद एक ही था कि भारत को गुलामी से आज़ादी मिले। और इस आज़ादी की लड़ाई में सबसे मुख्य भूमिका कांग्रेस पार्टी ने निभाई थी, और शायद इसलिए आज़ादी के इतिहास पढ़ने में उसकी ज़्यादा चर्चा होती है। तो इस लेसन में आपने पढ़ा कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध और गांधी के आगमन से यहाँ आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन देशव्यापी होने लगा। किस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, यानी सत्य के साथ आग्रह। उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो कि कुछ दिन चला। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसका मुख्य शुरुआत थी दांडी मार्च के रूप में, नमक कानून को तोड़ने के रूप में। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, और फिर पूना पैक्ट वगैरह हुआ। प्लस समाज के जो विभिन्न वर्ग थे वो आंदोलन को किस नज़रिए से देखते थे, इस बारे में पढ़ा। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।